हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंडीशन प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, इसको समझने से पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फार्मूला हमने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो, ये जो हमारे पास ये है कंडीशन प्रोबेबिलिटी, इसका हम एक और तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? मान लो हमें इवेंट ए और इवेंट बी दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो दोनों इवेंट एक साथ हो रही है। मतलब हम चाहते हैं कि ए इवेंट और बी इवेंट जब दोनों एक साथ हो रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। तो जब भी दोनों इवेंट एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो हम इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जो है यहां से हम बना सकते हैं। देखो, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको मैं ऊपर लेके गया, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। या फिर अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए लिखना हो तो उसको भी लिख सकता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। अब ए बी इंटरसेक्शन ए लिख लो या फिर ए इंटरसेक्शन बी लिख लो, एक ही बात होती है। इसका फॉर्मूला आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इस तरीके से मैं यहां से कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो किसके इक्वल आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां पे बी है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ए। तो ये जो फार्मूला है ये वाला हम यहाँ पे क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी निकल रही है ए इंटरसेक्शन बी की, वो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू निकल रही है। ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग देखो, यहाँ पे ये है कि जब भी हमें दो इवेंट्स एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो हमारे पास मान लो फर्स्ट इवेंट है ए, सेकंड इवेंट है बी। ठीक है। इसको याद कैसे करना है? सबसे पहले तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं किसकी? ए इंटरसेक्शन बी की। तो पहली आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर आएगी नेक्स्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट इवेंट यानी कि बी अंडर द कंडीशन दैट फर्स्ट हैज अकर्ड। यानी कि पहले हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी, फिर इनटू मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट अंडर द कंडीशन दैट फर्स्ट हैज अकर्ड। मतलब बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस कंडीशन में कि ए इवेंट हो चुकी है। इसी फार्मूले को हम तीन इवेंट्स में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लो हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड अंडर द कंडीशन फर्स्ट हैज अकर्ड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट इवेंट यानी कि सी अंडर द कंडीशन बोथ इवेंट्स ए एंड बी हैज अकर्ड। यानी कि सी की जो तीसरी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सी इवेंट की, वो उस कंडीशन में निकालेंगे कि इवेंट ए भी हो चुकी है और बी भी हो चुकी है, यानी कि अंडर द कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? ए भी हो चुकी है और बी भी हो चुकी है, तभी मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन डाला। ठीक है। तो ये जो फार्मूला है ये मल्टीप्लिकेशन तीन इवेंट्स के लिए। ठीक है। इसी को हम चौथी इवेंट में भी कर सकते हैं, चार इवेंट में भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो, चार इवेंट में कैसे बनेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ये क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट यानी कि बी अंडर द कंडीशन ए हैज अकर्ड, फिर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अंडर द कंडीशन कि दोनों हो चुकी है ए बी और बी भी, फिर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अंडर द कंडीशन तीनों हो चुकी है ए बी 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 सी बी, यानी कि डी गिवन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फार्मूला बन गया चार इवेंट्स के लिए। ठीक है। तो मतलब जितनी चाहे हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं हम लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 5 वाइट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें कह रहा है बैग कंटेन्स 5 वाइट 7 रेड 8 ब्लैक बॉल्स। 4 बॉल्स हमने ड्रॉ करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। हम चाहते हैं कि सारी की सारी बॉल्स वाइट निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी निकले। तो इसमें चार इवेंट्स मानने पड़ेगी क्योंकि हमें इसमें 4 बॉल निकालनी है। ठीक है ना, इसमें बोला है 4 बॉल्स आर ड्रॉन। तो इसमें
फर्स्ट लिखेंगे फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज वाइट, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज वाइट, और इसमें सेकंड भी हमारे पास वाइट बॉल होनी चाहिए, थर्ड भी वाइट होनी चाहिए, और फोर्थ भी वाइट होनी चाहिए। ये कहना चाह रहा है, सेकंड भी, थर्ड भी और फोर्थ भी। तो ये हमारे पास इवेंट जो है ये डी इवेंट है। तो हमें सारे के सारे बॉल वाइट चाहिए, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी की। तो फार्मूला क्या है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फर्स्ट इवेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ए हैज अकर्ड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अंडर द कंडीशन बोथ ए एंड बी हैज अकर्ड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लास्ट इवेंट डी अंडर द कंडीशन कि तीनों हो चुके हैं ए बी और सी। तो सबसे पहले फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ए इवेंट हमारे पास क्या है कि फर्स्ट बॉल वाइट निकले, और वाइट बॉल हमारे पास कितनी है, टोटल 5, तो 5 बाय, और टोटल बॉल कितनी है हमारे पास, 5 और 7 12 और 8 20, तो 5 बाय 20 हो जाएगी इंटू बी बाय ए का मतलब क्या है कि फर्स्ट बॉल निकल चुकी है वाइट, तो टोटल बॉल कितनी रहेगी हमारे पास वाइट 4, ठीक है, और टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है 19 रह जाएंगी। फिर थर्ड इवेंट यानी कि तीसरी बॉल भी वाइट निकले। अब तीसरी बॉल वाइट निकलने का मतलब पहली 2 वाइट निकल चुकी है, तो टोटल वाइट कितनी बची 3, और टोटल बॉल कितनी बची 18। फिर इसके बाद चौथी इवेंट में चौथी बॉल भी वाइट होनी चाहिए, तो टोटल वाइट बॉल कितनी बचेगी 2, और टोटल बॉल्स कितनी बचेगी 17। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखो ये 4, ये 5 पे कट रहा है, 5 से 5 कट जाएगा, ये 6 पे कट जाएगा, और ये 3 पे कट जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 1/19 इंटू 57 हो जाएगा, 57 इंटू 17। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/969, 1/969 ये आंसर है। नेक्स्ट है, इसमें हमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए स्पेड ऑन द ईच ऑफ 2 सक्सेसिव ड्रॉज फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो हमें इसमें निकालना है स्पेड निकालना है, यानी कि 2 कार्ड्स निकाले हमने कंसेक्यूटिव, और दोनों के दोनों स्पेड होने चाहिए, ठीक है। अब टोटल जो स्पेड कार्ड होते हैं 52 में से वो कितने होते हैं 13, ठीक है। तो हम ए इवेंट मानते हैं इसमें, और इवेंट बी मानते हैं। इसमें लिखेंगे फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज स्पेड, फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज स्पेड, और सेकंड इवेंट में मानेंगे जो सेकंड ड्रॉन कार्ड है वो भी स्पेड आया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी की। तो फार्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब पहला कार्ड स्पेड निकला, तो 13 बाय टोटल कार्ड 52 होते हैं, इंटू दूसरा कार्ड भी स्पेड निकला। अब एक स्पेड निकल चुका है, तो स्पेड कितने रह गए 12, और टोटल कार्ड कितने बचे 51। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कट जाएगा 4 3 12, और ये 13 पे कट जाएगा, ठीक है, और ये 13 से 13 कट गया, और ये आ जाएगा ये 17 पे कट जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका 1/17। नेक्स्ट है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स एंड देन ए सेकंड कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कार्ड इज स्पेड एंड सेकंड कार्ड इज क्लब इफ द फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड। तो इसमें हमें ए इवेंट और बी इवेंट माननी पड़ेगी। अब इसमें बोल रहा है कि 2 कार्ड निकाले हमने, पहला कार्ड होना चाहिए, फर्स्ट कार्ड होना चाहिए स्पेड, और सेकंड कार्ड होना चाहिए क्लब। और स्पेड कितने होते हैं 13, और क्लब भी कितने होते हैं 13 होते हैं। तो इसमें इवेंट लिखेंगे फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज स्पेड, और सेकंड इवेंट में लिखेंगे बी इवेंट में सेकंड ड्रॉन कार्ड इज क्लब, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमने किसकी निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी की। तो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए।
तो पहला कार्ड स्पेड निकला, स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 13/52, स्पेड कार्ड 13 होते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सेकंड कार्ड कैसा निकला है, वो क्लब निकली। अब क्लब कार्ड कितने होते हैं, वो भी 13 होते हैं, ठीक है। बट हमारे पास एक कार्ड कम हो गया क्योंकि जो एक कार्ड निकला वो स्पेड का निकला था, ठीक है ना। तो टोटल कार्ड हमारे पास कितने बच गए 51। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये नहीं कटेगा, हाँ ये कट जाएगा 52 से 13 और आंसर आ जाएगा 13/204, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए बैग कंटेन्स 19 टिकट्स नंबर फ्रॉम 1 to 19. A ticket is drawn and then a ticket is drawn and then another ticket is drawn without replacement. Find the probability that the both tickets will show even numbers. दोनों के दोनों नंबर्स इवन होने चाहिए, यानी कि पहला हमने टिकट निकाला उसका भी इवन नंबर होना चाहिए और दूसरा टिकट निकाला उसका भी इवन होना चाहिए। तो पहले इवेंट ए और बी मानते हैं, इसमें लिखेंगे नंबर, इसमें लिखेंगे नंबर इज इवन, नंबर इज इवन ऑन फर्स्ट ड्रॉन टिकट, ऑन फर्स्ट ड्रॉन टिकट। इसमें भी नंबर इज इवन ऑन द सेकंड ड्रॉन टिकट। हमने दूसरी जो टिकट निकाली उसमें भी इवन नंबर होना चाहिए। तो मतलब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी की। तो फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो सेकंड कार्ड जो फर्स्ट टिकट है वो कैसे होनी चाहिए, इवन नंबर की होनी चाहिए। अब टोटल टिकट्स हमारे पास 19 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के नंबर उस पर लगे हुए हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। तो पहला कार्ड हमारे पास इवन निकलना चाहिए। तो इवन देखो कितने नंबर्स हमारे पास, 2 4 6 8 10 12, इसके बाद 14, इसके बाद 16, इसके बाद 18। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्ड्स हमारे पास इवन। तो 9 बाय टोटल कार्ड कितने 19 इंटू, अब सेकंड कार्ड भी इवन होना चाहिए। किस केस में कि पहला जो नंबर जो पहली टिकट है वो इवन नंबर वाली निकल चुकी है। तो हमारे पास पहली टिकट इवन निकल चुकी है, तो टोटल टिकट कितनी बच गई हमारे पास, टोटल 18 बच गई। और इवन हमारे पास कितनी बच गई 8, क्योंकि पहले 9 थी, एक कम होगी। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कट जाएगा 2 पे, 9 से 9 कटा और आंसर कितना आ गया 4/19। तो इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। थैंक्स।